हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर और लिटरेचर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू, जिसमें कि आपको मैच पेयर्स दिए गए हैं। एक साइड आपको साइट अशोकन साइट्स दी गई हैं, जो मेजर रॉक एडिक्ट की अशोकन की साइट्स थी वो दी गई हैं, और दूसरी साइड पे आपको उनकी लोकेशंस दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कितने पेयर्स हैं, कौन कौन से नहीं, कितने पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच है। और ये आपका पीवाईक्यू है 2022 में। सो फर्स्ट साइट दी गई है धौली, और साथ में उसको लोकेशन दी गई है उड़ीसा में। तो अगर हम देखते हैं जो धौली है वो उड़ीसा में ही लोकेटेड है, जिस वजह से आपका फर्स्ट वाला जो पेयर है वो करेक्ट है। सेकंड है इरागुड़ी, और जिसको आप येरागुड़ी भी कहते थे, वो आपकी लोकेशन है उसकी आंध्र प्रदेश, और वो यहाँ पे जो मैच दिया गया है वो भी आंध्र प्रदेश में ही दिया गया है, जिस वजह से आपकी सेकंड पेयर भी करेक्ट है। थर्ड वन इज जोगाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में कहा गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जोगाड़ा की तो वो आपका उड़ीसा में एक साइट है, वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में एक साइट है, जिस वजह से आपका जो थर्ड पेयर है वो इनकरेक्ट है। वेयर एज अगर हम फोर्थ पेयर की बात करते हैं कालसी की, जो कि कर्नाटका में बताया गया है, वो कर्नाटका में नहीं, वो उत्तराखंड में है। जो कालसी लोकेशन है वो आपकी उत्तराखंड में है, मतलब जो वो साइट है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो आपका फोर्थ पेयर भी जो है वो इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखते हैं दो पेयर्स जो है वो करेक्ट है, वेयर एज जो दो है वो इनकरेक्ट है, और हमें बताना था कि कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statement are correct regarding the Somnath Temple? और ये आपका PYQ है 2022 में। रिसेंटली यानी 2022 में क्या हुआ होगा, उस टाइम पे जो सोमनाथ टेम्पल सर्किट हाउस था सोमनाथ टेम्पल के नज़दीक, उसको इनॉग्रेट किया गया था। तो अब क्वेश्चन आया है कि सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, और सेकंड है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल ब्रूनी, और थर्ड है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, जिसको इंस्टॉलेशन भी कहा जाता है, वो हुई थी, वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो हमें सोमनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर हम सोमनाथ टेम्पल को देखते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज़ की, और ऐसा माना जाता है कि जो वो 12 ये थी, क्या बोलते हैं इनको, श्राइन्स थी, ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स थी शिवा की, उनमें से ये पहला श्राइन भी माना जाता है, पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है, जिस वजह से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल गिवन बाय अल ब्रूनी, तो अल ब्रूनी ने जो था उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी सोमनाथ टेम्पल की। कब दी गई थी, जब वो दी गई थी उस टाइम पे जब मोहम्मद गजनी जो थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। अल ब्रूनी ने जो था, उनकी जो लूट हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने लूटा था सोमनाथ टेम्पल को, उसके बारे में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये भी करेक्ट है, अल ब्रूनी ने डिस्क्रिप्शन दी है इनकी सोमनाथ टेम्पल की। अल ब्रूनी कौन थे, अल ब्रूनी थे आपके अरब के एक अरब ट्रैवलर माने जाते थे अल ब्रूनी, उन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल को डिस्क्राइब किया था। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो किसने की थी, एस राधा कृष्णन ने की थी, एस राधा कृष्णन ने की थी, जो कि आपकी इनकरेक्ट है। कहा जाता है कि जो ये सोमनाथ टेम्पल है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया था। कब, किस चीज़ से बनाया गया था, सैंडलवुड के द्वारा, सैंडलवुड का यूज़ करके जो था सोमनाथ टेम्पल उस टाइम पे बनाया गया था। बट जब मोहम्मद गजनी आए, उन्होंने लूटपाट की, तो इसको तोड़ दिया गया था मुगल के द्वारा, या कह सकते हैं गजनवीज के द्वारा जो था इसको तोड़ दिया गया था। आफ्टर सम टाइम इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, किसके द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जिस वजह से जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, वो इनकरेक्ट है। एस राधा कृष्णन ने नहीं, बल्कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी, इसको प्राण प्रतिष्ठा यानी इसको रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किसने करवाई थी, वो करवाई थी आपकी सरदार पटेल ने। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये आपका पीवाईक्यू है 2021 में। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है, और ये आपका पीवाईक्यू है 2021 में। तो फर्स्ट है अजंता केव्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर।
जो अजंता केव है वो जॉर्ज वैली में, या कह सकते हैं जॉर्ज में, किसकी, वघोरा रिवर की जॉर्ज में जो लाई करती है। सेकंड है सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, सांची जो है वो चंबल रिवर के जॉर्ज में लाई करती है। पंडोलेना केव श्राइन लाइज इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, पंडोलेना का कहा गया है नर्मदा में लाई करती है। और फोर्थ वन, अमरावती स्तूपा जो है वो कहाँ लाई करता है, लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो अगर हम बात करते हैं इनकी अजंता केव्स की, तो अजंता केव्स जो है वो रॉकेट केव्स है कहाँ पे, सह्याद्री रेंज में, और वो कहाँ लाई करती है, वो वाघोरा रिवर की जॉर्ज में ही लाई करती है। कहाँ पे, औरंगाबाद में, और औरंगाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है वो लाई करती है। जिस वजह से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर हम अजंता केव के बारे में देखते हैं तो वो कॉम्बिनेशन है, या कह सकते हैं कलेक्शन है किसकी, 29 बुद्धिस्ट केव की, जिसमें से जो 25 केव्स है वो एज अ विहारा यूज़ की जाती थी, एज अ रेजिडेंट यूज़ की जाती थी, और जो 4 केव्स थी वो एज अ चैत्या यूज़ की जाती थी, जिन्हें प्रेयर हॉल्स भी कहा जाता था। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सांची स्तूपा की बात करते हैं तो सांची स्तूपा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और वो भी क्या है, एक बुद्धिस्ट लैंडमार्क माना जाता है। 3rd सेंचुरी BCE के आसपास मौर्यन जो किंग थे अशोका, उन्होंने बनाया था उसको, उनके द्वारा बनवाया गया था। और जो सांची स्तूपा है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी पार्ट है। लेकिन जो ये वाली है ना, जो सांची स्तूपा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमें गिवन है जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, बट ये कहाँ पे लोकेटेड है, जॉर्ज ऑफ बेटवा रिवर, जिस वजह से आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम पंडोलेना केव की बात करते हैं तो वो कलेक्शन है एंशियंट बुद्धिस्ट केव की, जो कहाँ पे लोकेटेड है, नियर गोमाई रिवर, गोमाई रिवर के पास वो लोकेटेड है, जिस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ, अमरावती स्तूपा की अगर हम बात करते हैं तो अमरावती स्तूपा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के जॉर्ज पे वो लोकेटेड है। तो आपकी फोर्थ वन भी इनकरेक्ट है, और हमें कौन सी ढूंढनी थी, करेक्ट वन, जो आपकी फर्स्ट वन है, अजंता केव कहाँ पे, जॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चौसठ योगिनी टेम्पल जो कि मुरैना के नज़दीक है, उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कौन कौन सी सही है, और ये आपका PYQ है 2021 में। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्चा पघाटा डायनेस्टी, कच्चा पघाटा डायनेस्टी, कच्चा पघाटा डायनेस्टी के टाइम पे ये सर्कुलर टेम्पल है उसको बनाया गया था। सेकेंड कहती है कि ये सिर्फ इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन द इंडिया, ये सिर्फ एकलौता सर्कुलर टेम्पल है इंडिया में। थर्ड बोलता है इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन, वैष्णव कल्ट को ये प्रमोट करता था। फोर्थ वन है इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये बोलता है कि ये जो डिज़ाइन है, इसका जो डिज़ाइन है वो इंडियन पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके पीछे की इंस्पिरेशन है, ये कह सकते हैं कि उसको देख के, इस टेम्पल को देख के ये इंडियन पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनाई गई है वो जो थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर वहाँ से लिया गया है, या वो उसको देख के इंस्पायर की गई है। तो अगर हम देखते हैं 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन 64 योगिनी टेम्पल जो है वो इनके द्वारा ही बनाई गई थी। कच्चा पघाटा किंग जो थे देवपाला, उनके द्वारा ये बनाई गई थी, और ये एक सर्कुलर टेम्पल है, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है। बट सेकंड हमें बोलती है कि सिर्फ यही एक सर्कुलर टेम्पल है पूरे इंडिया में, जो कि आपकी इनकरेक्ट है। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ एक और 64 योगिनी टेम्पल है जो थोड़ा दूर है, वो भी जो है वो भी सर्कुलर फॉर्म में ही बनाया गया है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड वन बोलती है कि ये वैष्णवा कल्ट को प्रमोट करती है, बट जो इस टेम्पल में मैक्सिमम जो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकतासारो महादेवा टेम्पल, ये जो है ये महादेवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे कहा जाता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मल्टीट्यूड शिवालिंगम इनसाइड इट सेल्फ, जो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिवलिंग भी है, या शिवलिंगम भी जिसे कहा जाता है वो भी यहाँ पे है। तो ये वैष्णवा कल्ट को ही प्रमोट करती है, बल्कि एक शिव टेम्पल माना गया है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ वन जो ये कहता है कि हाँ, जो ये टेम्पल है वो इंस्पायर करता है जो आज प्रेजेंट डे पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग को, तो ये सही है, क्योंकि पार्लियामेंट भी जो है हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में ही बनाया गया है, और जो ये टेम्पल है ये भी हमारा सर्कुलर फॉर्म में ही बनाया गया है। और बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है,
कि जो ये टेम्पल है और ये बिल्डिंग है ये आपस में रिलेटेड है, और मतलब कि जो टेम्पल से इंस्पायर होके ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वेयर एज आपके सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर सी 1 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बिल्डिंग कल्याण मंडपास was a notable feature in the temple construction in the kingdom of, और ये आपका PYQ है 2019 में। अगर हम बात करते हैं कल्याण मंडपास की, तो वो मंडप मतलब मंडप का क्या फॉर्म मतलब होता है, मंडप होते हैं या पवेलियन जिसे कहा जाता है, वो मंडपस जो थे वो जो सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ होते थे, कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए, गैदरिंग के लिए जो है, जहाँ पे गैदरिंग की जाती थी ना पुराने टाइम में, उनको मंडपास कहा जाता था। और कल्याण मंडपास की अगर हम बात करते हैं तो वो जनरली कहा जाता था जहाँ पे मैरिज होती थी किसकी, डाइटीज़ की, जहाँ पे शादी करवाई जाती थी या मैरिज होती थी डाइटीज़ की, ऐसा जो प्रोग्राम होता था उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो मंडपास होते थे उनको कहा जाता था कल्याण मंडपास। द पवेलियन मंडपास दैट वर meant to celebrate marriage of deities were known as कल्याण मंडपास। जो ये वाले जहाँ पे डाइटीज़ की शादी करवाई जाती थी या ऐसी जगह जहाँ पे इनकी शादी करवाई जाती थी उसे कहा जाता था कल्याण मंडपास। और अगर हम बात करते हैं इसका ग्रेट एग्जांपल कौन सा है, विठला टेम्पल, कहाँ पे, हम्पी में। और जो ये कल्याण मंडपास का जो कल्चर था वो शुरू हुआ था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। तो हमें यही बताना था कि कौन से एम्पायर के टाइम पे या कौन सी किंगडम के टाइम पे जो था ये शुरू हुआ था कल्चर, या ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए गए थे। तो वो आपके किए गए थे कल्याण विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर डी विजयनगर एम्पायर इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये आपका PYQ है 2018 में। फर्स्ट है, वाइट मार्बल आर यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाज़ा एंड खानगा एट फतेहपुर सिकरी। जो वाइट मार्बल है वो यूज़ किया गया था बुलंद दरवाज़ा और खानका, जो कि कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है, उसको बनाने के लिए जो है वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग 12 इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा एट लखनऊ। 12 इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने के लिए कौन सा मार्बल यूज़ किया गया था, मार्बल, और साथ ही साथ में रेड सैंडस्टोन यूज़ किए गए थे। तो अगर हम देखते हैं बुलंद दरवाज़ा और खानगा को जब हम देखते हैं तो वो किसके टाइम पे बनाए गए थे, अकबर के टाइम पे वो बनाए गए थे। और अकबर के टाइम का वो काफ़ी माना हुआ आर्किटेक्ट भी माना जाता है, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट माना जाता है। और अगर हम उस टाइम पे देखते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन कार्विंग्स की गई थी, वाइट मार्बल यूज़ किया गया था, सैंड स्टोन यूज़ किया गया था, मार्बल स्लैब्स यूज़ की गई थी। और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कहा गया था, मतलब कि जो कुरान में एक आती है ना, एक बात आती है कुरान में कि जन्नत की बात की जाती है, तो उसको उससे रिलेट करके जो है वो बुलंद दरवाज़ा उस टाइम पे बनाया गया था और खानगा भी उस टाइम पे बनाया गया था, जिस वजह से ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। वाइट मार्बल का जो था उसमें यूज़ किया गया था। वहीं अगर हम रूमी दरवाज़ा और 12 इमाम बाड़ा की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टोन एंड मार्बल्स ब्रिक एंड लाइम वर यूज्ड। वहाँ पे ना स्टोन, रेड स्टोन या मार्बल का यूज़ छोड़ के वहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, ये यूज़ किया गया था ब्रिक्स एंड लाइम यूज़ किया गया था। बट कहीं ना कहीं रूमी दरवाज़ा जो था उसमें अंदर से जो था वो मार्बल भी यूज़ किया गया था। और साथ ही साथ में रूमी दरवाज़ा जो था वो गेटवे माना जाता था किसका, 12 इमाम बाड़ा का। और उसको डेकोरेट करने के लिए जो था वो फ्लैट वॉल्स बनाई गई थी, मॉन्यूमेंट्स के साइड में फ्लैट वॉल्स बनाई गई थी। और साथ ही साथ में रूमी दरवाज़ा जो था वो किससे इंस्पायर्ड था, वो इंस्पायर्ड था जो गेटवे होता था उस टाइम में, कॉन्स्टेंटिनोपोल का गेटवे होता था उस टाइम पे, या टर्किश गेटवे भी जिसे कहा जाता है, उससे जो था वो रूमी दरवाज़ा इंस्पायर्ड था। इस वजह से जो मतलब वो रोमन से ट्रेड करने के लिए या रोमन का गेटवे माना जाता था ना, इस वजह से उसका नाम भी जो था वो रूमी दरवाज़ा रखा गया था। और अगर हम जैसे हमने यहाँ पे देखा, इंस्टेड ऑफ स्टोन एंड मार्बल ब्रिक्स एंड लाइम्स वर यूज, तो यहाँ पे स्टोन और मार्बल की जगह पे वहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, वहाँ पे ब्रिक्स और लाइम यूज़ किए गए थे, जिस वजह से आपका जो ये वाला आंसर है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वेयर एज जो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, वेयर एज फर्स्ट वन इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मापानी is one of the most famous and often illustrated paintings at, और ये आपका PYQ है 2017 में। जो पेंटिंग थी बोधिसत्वा की, पद्मापनी की,
वो किस टाइम पे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और ऑफनली बनाई गई थी, या कहाँ पे जो है वो ऑफनली बनाई गई है, तो वो बनाई गई है आपकी अजंता केव में। ऑप्शन नंबर ए, अजंता केव में जो थी वो ये वाली पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं अजंता केव्स की, तो ये सीरीज़ है किसकी, रॉक कट केव्स की, और कहाँ पे, सह्याद्री रेंजेस पे, और किसके जॉर्ज पे, बघोरा रिवर की जॉर्ज पे है जो ये पेंटिंग्स बनाई गई है। और साथ ही साथ में जो अजंता केव्स है वो 29 केव्स है, जिसमें से जो 24 है, जैसे हमने बात की, तो 25 केव्स है वो विहाराज है और रेजिडेंटल केव्स है, वेयर जो 4 केव्स है, 4 है वो क्या है, एज ए चैत्य और प्रेयर हॉल्स भी एज ए यूज़ की जाती हैं। तो बाकी सारे तो ये 25 क्या है, रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल केव्स है, बल्कि 4 एज ए प्रेयर हॉल्स यूज़ की जाती थी। और वो डेवलप की गई थी कब, 200 BC से 650 AD के बीच में, और उनमें पेंटिंग्स यूज़ की जाती है बोधिसत्वा पद्मापनि की। साथ ही साथ में जो थी वहाँ पे द कलर वर ऑब्टेन फ्रॉम द, और जो कलर्स थे ना वहाँ पे पेंटिंग यूज़ करने के लिए, वो कहाँ किससे यूज़ किए जाते थे, किससे ऑब्टेन किए जाते थे, लोकल वेजिटेबल्स और लोकल मिनरल से जो थे वो ऑब्टेन किए जाते थे। तो जिस वजह से जो इसका आंसर होगा ये कहाँ पे ऑफनली यूज़ की बनाई गई है, वो बनाई गई है आपकी अजंता केव्स में। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल, और ये आपका PYQ है 2017 में। सो सिर्फ जो अरासावली है वही आपका एक सन टेम्पल है, ओमकारेश्वर आपका सन टेम्पल नहीं है, अमरकंटक जो है वो भी आपका सन टेम्पल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगर हम देखते हैं अमरकंटक और जो ये है ओमकारेश्वर है, ये सन टेम्पल नहीं है, बट बाकी जो इंडिया में और सन टेम्पल है अगर उसके बारे में देखें, तो और सन टेम्पल अगर हम देखते हैं तो वो है आपके मोढेरा सन टेम्पल जो कहाँ पे है, गुजरात में है, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, ब्रह्माण्य देव टेम्पल उनाऊ यानी मध्य प्रदेश में, सूर्यानकर कोविल कहाँ पे, तमिलनाडु में, सूर्य नारायणा स्वामी टेम्पल वो कहाँ पे, अरासावली में यानी आंध्र प्रदेश में। जो ये अरासावली में ये कौन सा टेम्पल है, सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल, और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है आपका दक्षिण नारका टेम्पल, कहाँ पे है, गया में, बिहार में। फिर आता है आपका नवलखा टेम्पल, कहाँ पे, गुमली में, गुजरात में। सूर्य पहाड़ टेम्पल गोलपारा यानी असम में। और उसके बाद आता है मार्टन सन टेम्पल, कहाँ पे, कश्मीर में। तो ये कुछ सन टेम्पल है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन बना कि सन टेम्पल्स के बारे में, तो इसमें तो हमें 3 दिए हैं, इसमें भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओमकारेश्वर जो है वो शिव जी से रिलेटेड है, ये भी जो है ये सन टेम्पल नहीं लग रहा है, बट जो अरासावली है ये हो सकता है। और इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास ऑप्शंस, मतलब अगर आपके पास बाकियों के नाम आपको पता हों कि कौन कौन से सन टेम्पल्स हैं। तो इनमें अगर हमने आंसर में देखा तो अरासावली ही है एक सन टेम्पल, जो कौन सा सन टेम्पल है, सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। और ये आपका PYQ है 2016 में, अजंता और महाबलीपुरम में क्या कॉमन चीज़ें थी। तो फर्स्ट कहता है कि वहाँ पे बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, सेकंड बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो अजंता है, अजंता का टाइम पीरियड भी हमने देखा कि 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक था। वहीं अगर हम इसकी महाबलीपुरम की बात करते हैं तो महाबलीपुरम जो था वो पल्लवा रूलर्स के टाइम पे बनाया गया था, किसके द्वारा, नरसिम्हा वर्णम वन मलाला, इनके द्वारा जो बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 630 AD में और 636 AD के टाइम पे, मतलब उस टाइम पीरियड ये पल्लवा डायनेस्टी का उनका टाइम पीरियड था, और उसी के बीच में महाबलीपुरम जो टेम्पल है वो बनाया गया था। तो टाइम पीरियड तो इनका क्लैश नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपकी फर्स्ट वाली तो इनकरेक्ट है। सेकंड बोलती है कि वो जो थे वो दोनों सेम रिलीजियस डोमिनेशन को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम देखते हैं महाबलीपुरम की, तो महाबलीपुरम जो था वो वैष्णवाइट कल्चर को जो था वो उससे ज़्यादा लिंक्ड है। वहीं अगर हम बात करते हैं अजंता केव्स की, तो अजंता जो थे वो बुद्धिस्ट रिलीजियस डोमिनेशन केव्स हैं, मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड केव्स है। तो ये दोनों रिलीजियस सेम रिलीजन से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। बट ये बात करता है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो हमें ये तो पता है कि जो अजंता केव्स है वो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। वहीं साथ में हमें ये भी पता चलता है कि महाबलीपुरम जो है वो रॉक कट रथास, स्कल्पचर सीन्स, ओपन रॉक लाइक अर्जुनास पेनेंस,
ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे होल्ड करते हैं, या कहते हैं कि वहाँ पे हमें मिले हैं, जिस वजह से जो महाबलीपुरम है और अजंता अजंता जो केव है वो दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स माने गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट। तो सिर्फ 3 करेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the art and archaeological history of India, which one of the following was made earliest? और ये आपका PYQ है 2015 में। हमें कुछ आर्ट बताए हैं या आर्किटेक्चर बताए हैं, हमें बताना है कि कौन से जो थे वो सबसे पहले बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वन है लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एंड धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम और वराह इमेजेस एट उदयगिरी। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें इसका जो रॉक कट एलिफेंट एट धौली है, इसका टाइम पीरियड, एक्चुअल टाइम पीरियड तो नहीं पता, बट कि इसको माना जाता है कि ये अर्लीस्ट जो थी, अर्लीस्ट रॉक कट मानी गई है, या अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट भी, बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी जो है उड़ीसा में वो माना गया है। तो ये अर्लीस्ट ऑफ द 4 है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। वहीं अगर हम बाकियों के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लिंगराजा टेम्पल जो भुवनेश्वर में है वो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और वो किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, और वो लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भी माना गया है, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल भी माना गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं रॉक कट मॉन्यूमेंट एंड महाबलीपुरम, तो ये अभी अभी हमने देखा कि वो किसके टाइम पे, नरसिम्हा वन के टाइम पे बनाया गया था, और 7 to 8 सेंचुरी के बीच में वो बनाया गया था, पल्लवा डायनेस्टी के जो किंग थे उनके द्वारा। अगर हम बात करते हैं वराह इमेजेस एट उदयगिरी की, तो वराह इमेजेस एट उदयगिरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और वो किसके द्वारा बनाया गया था? टेम्पल किंग के बनाया गया था। जो किसके किंग के द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्ता टू के द्वारा जो है वो बनाया गया था, और जो चंद्रगुप्ता टू थे उनका वो प्राइवेट टेम्पल भी माना गया है। कौन से टाइम पीरियड में? 376 से लेके 451 CE के अराउंड, यानी 5th सेंचुरी के अराउंड। तो इन सब में अगर देखते हैं तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो है वो सबसे पहले माना गया है, और कब ये फर्स्ट अर्लीस्ट भी माना गया है किसका? बुद्धिज़्म का, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म पंचायतन रेफर्स टू, और ये आपका PYQ है 2014 में। जो पंचायतन वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो फर्स्ट है एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, ए, बी रिलीजियस सेक्ट, सी अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, डी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज। तो अगर हम अभी के टाइम में देखें, अगर हम इसमें थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं उसे, गैस वर्क यूज़ करना चाहें, तो हमें लगेगा कि ये जो पंचायत है पंचायत से रिलेटेड होगा कुछ, या तो विलेज एल्डरली होगा या फिर ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। बट ये जो है पंचायतम, ये एक स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन माना गया है। वहाँ पे पहले पता क्या होता था, जो पंचायतन टेम्पल्स होती थी या पंचायतन के रूप में, मतलब जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर था, इसमें ऐसा होता था कि एक जो टेम्पल है वो बीच में है, और बाकी जो चारों ओर है ये टेम्पल्स है, ऐसे 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 हर चारों कोनों में जो है टेम्पल्स है। तो ये कितने टेम्पल्स हो गए? टोटल 5 टेम्पल्स हो गए, जिस वजह से इसको पंचायतन भी कहा जाता था। और जो बीच वाला टेम्पल होता था वो स्क्वायर शेप में होता था। तो ये टेम्पल है, ये जो पंचायतन है, ये क्या है? ये स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो कुछ एग्जाम्पल्स है, कंदारी महादेव टेम्पल इन खजुराहो, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल इन भुवनेश्वर, जगदीश टेम्पल इन उदयपुर, लक्ष्मणा टेम्पल इन खजुराहो, और लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, वो भी किस आर्किटेक्चर में बना है? वो भी इसी आर्किटेक्चर में बना है, पंचयतन आर्किटेक्चर में बना है। तो ये क्या है? एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। और कैसा स्टाइल है? जो बीच में एक बड़ा टेम्पल और साइड में हर चारों कोनों में एक एक छोटे छोटे टेम्पल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर करेक्ट है। सो फर्स्ट हमारे फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर्स है, और दूसरा हमारे पास साइट है, और ये आपको PYQ है 2014 का। तो फर्स्ट है अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास परिनिर्वाणा with numerous celestial musicians above and the sorrowful figures of the फॉलोअर्स बिलो। मतलब कि ऊपर जो है वो अशोका की पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पे वो निर्वाणा जो है, महापरिवार निर्वाणा जो है वो ले रहे हैं, मतलब एक तरह से संन्यास या
कह सकते हैं मुक्ति ले रहे हैं, और नीचे जो है बहुत सारे जो साथ में क्या है सेलेस्टियल म्यूजिशियंस हैं, और साथ ही नीचे क्या है, नीचे आपके जो उनके फॉलोअर्स थे वो रो रहे हैं, दुख भरी उनकी फ़ोटो है। तो वो कहाँ पे इन्होंने साइट दी है हमें, अजंता में। अब लेट्स सी कहाँ पे है। अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो पिक्चर है, अ ग्रैंड इमेज ऑफ महापरिवार परिवाना ऑफ बुद्धा विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस एंड अबव एंड sorrowful figure of his followers below is found in the 17th cave of अजंता। कहाँ पाई गई है? 17th cave of the अजंता में ही पाई गई है, जिस वजह से आपकी जो ये वाली पेयर है वो करेक्ट है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ह्यूज इमेज ऑफ वारा अवतारा ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड चास्टिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन रॉक, और ये कहाँ पाई गई है? माउंट आबू में। इन्होंने कहा है माउंट आबू में, बट अगर हम देखते हैं जो ये वाली पिक्चर है, अ ह्यूज इमेज ऑफ वारा अवतारा ऑफ विष्णु, ये जो पाई गई है ये आपकी पाई गई है उदयगिरी केव्स में, जो प्रेजेंट डे उदयगिरी केव्स है वहाँ पे जो है ये वाली पिक्चर जो है ये पाई गई है, जिस वजह से जो आपका सेकंड मैच है वो इनकरेक्ट है। बट जब हम थर्ड की बात करते हैं, अर्जुनास पेनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूज बोल्डर्स, और ये कहाँ पे बोला इन्होंने? मल्लालपुरम में कहा है कि अर्जुनास पेनेंस और जो डिसेंट ऑफ गंगा जो है वो पाए गए हैं, तो वो सही है। जो ये अर्जुनास पेनेंस और जो ये डिसेंट ऑफ गंगा है, एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है जो किसके अंडर में बना है? पालवा रीजन के टाइम पे बना है, पालवा रीन के टाइम पे बना है। किसके द्वारा बनाया गया है? महेंद्र वर्मा, किंग महेंद्र वर्मा के द्वारा ये बनाया गया है, और ये कहाँ पाया गया है? ये आपके मल्लालपुरम में ही पाया गया है, जिस वजह से आपकी जो थर्ड पेयर है वो भी करेक्ट है। फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट बट सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the Buddhist history, tradition and culture in India, consider the following state pairs। और ये भी आपका PYQ जो है ये 14 में है, और इसमें भी क्या है, इसमें आपको मतलब पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कौन कौन से पेयर सही हैं। फेमस श्राइन्स दी गई हैं, और साथ ही साथ में बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं ये स्पेशली, और जो ये आपके हैं ये क्या है, लोकेशंस दी गई हैं, स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट श्राइन है और ये आपकी लोकेशंस है। तो फर्स्ट जो है वो कहा गया है तबो जो मोनेस्ट्री है और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे है? स्पीति वैली में, विच इज़ करेक्ट। तबो जो विलेज है ऑफ स्पीति वैली, वहाँ पे जो है तबो मोनेस्ट्री जो है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो आपकी ये वाली जो है ये करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं लोत्सवा लखांग टेम्पल नाको में है, और वो झांझर वैली में इन्होंने कहा है, विच इज़ इनकरेक्ट। जो ये है लोत्सवा लखांग टेम्पल जो है नाको में, वो कहाँ पे है? वो आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, बट आपके कहाँ पे है? किन्नौर रीजन में है, झांझर वैली में नहीं है। तो ये वाला पेयर आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट है। थर्ड वन बोलता है आलची टेम्पल जो है, आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो लद्दाख में है, विच इज़ करेक्ट। आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो लेह में है, लद्दाख के लेह में है, लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज correct. So first and third is correct, whereas second is incorrect. So option number C, first and third only are the correct answer. Moving to the next one, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज, और ये आपका PYQ है 2014 में। जो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना था, जिसका हमने पहले भी बात की कि वहाँ पे क्या था, वाइट स्टोन वाइट मार्बल जो है वो यूज़ किया गया था, और किसके टाइम पे बनाया गया था? अकबर के टाइम पे बनाया गया था। तो उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है द मॉस्क ऑफ फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, सेकंड अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर, थर्ड द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, डी द रूम इन विच द नोबल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था, अकबर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलीजन को मानने वाले थे, मतलब एक रिलीजन को मानने वाले नहीं, उनका मेन होता था कि हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो वो चाहते थे, वो क्या करते थे, वो एक मीटिंग अरेंज करते थे डिफरेंट स्कॉलर्स की, डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स की, जैसे हिंदू के अलग बुला लिए पंडित, इसके अलग बुला लिए, मुस्लिम्स के अलग, वैसे क्रिश्चियन बुद्धिस्ट वैसे वैसे अलग अलग, मतलब जो रिलीजियस प्रीचर्स थे अलग अलग चीज़ों को मानने वाले थे, कोई वेदों को मानते थे, कोई रिचुअल्स को मानते थे, उन सबको एक जगह बिठा के स्कॉलर्स को, डिफरेंट स्कॉलर्स को डिस्कशन किया करते थे। उस डिस्कशन को वो कहाँ करते थे? वो करते थे इबादत खाना जो जगह थी फतेहपुर सिकरी में, वहाँ पे वो ये डिस्कशंस किया करते थे। तो जब वो एक क्या माना गया है, तो एक रूम माना गया है विद द नोबल बिलोंगिंग इन विच डिफरेंट रिलीजियस गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। तो ये वाला आपका जो करेक्ट है, सॉरी दिस वन इज इनकरेक्ट, बट दिस वन द हॉल इन विच
अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन इज करेक्ट। यहाँ पे तो सिर्फ गैदरिंग की गई है और किसकी, रिलीजियस अफेयर की। देख रहे हो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो कितनी ज़्यादा मैचिंग सी है, बट जो ये वाली है इसमें रिलीजियस अफेयर को डिस्कस किया गया है, बल्कि यहाँ पे रिलीजन को क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे क्या था, ये स्कॉलर्स जो थे उनके साथ मिलके डिस्कस किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। उन्होंने उस डिस्कशन के बाद एक बुक भी बनाई थी जिसे कहा जाता था दीने इलाही। बुक नहीं बनाई थी उन्होंने, नया फेज जो है वो क्रिएट किया था जिसे कहा जाता था दीने इलाही। तो वो जो था वो भी उन्होंने किया था, मतलब उन्होंने क्या किया था, कंपाइलेशन की थी हर एक रिलीजन की अच्छी अच्छी चीज़ों की। तो वो कहाँ करते थे, बैठ के इबादत खाना में बैठ के जो है वो किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Moving to the next one, consider the following historical places. Which one of the following places is also known for mural paintings? और ये आपका PYQ है 2013 में। मुराल पेंटिंग्स जो है उनके लिए कौन सा जो फेमस ये हिस्टोरिकल प्लेस है वो जाना गया है। तो हमें कौन कौन से दिए हैं, अजंता केव, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा। तो अगर हम बात करते हैं अजंता केव में जो है वो भी आपके केव नंबर 1, 2, 16 एंड 17 में आपकी जो है ये मुराल पेंटिंग्स पाई गई हैं। और द पेंटिंग्स वर कमीशन बाय हरिसेना ऑफ वटाका डायनेस्टी। वकाटका डायनेस्टी के जो हरिसेना थे उनके द्वारा ये कमीशन की गई थी। और द पेंटिंग्स और किससे रिलेटेड थी, जटाका स्टोरीज से जो थी वो पेंटिंग्स रिलेटेड थी। वहीं अगर हम लिपाक्षी की बात करते हैं, लिपाक्षी जो केव टेम्पल है वहाँ पे भी जो है ये कलेक्शन पाई गई है किसकी, विजयनगर रूलर ने बनवाई, विजयनगर रूलर्स की मुराल पेंटिंग्स की वहाँ पे कलेक्शन पाई गई है। तो इन दोनों में तो मिल रहे हैं, अजंता केव्स में भी मुराल पेंटिंग्स है, लिपाक्षी टेम्पल में भी मुराल पेंटिंग्स है, बट सांची स्तूपा में कोई भी मुराल पेंटिंग नहीं पाई गई है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। वो सांची स्तूपा में न्यूमरस मैग्निफिकेंट स्कल्पचर्स हैं बट मुराल पेंटिंग्स वहाँ पे नहीं पाई गई हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और ये आपका PYQ है 2022 में। हमें बताना है कि कौन से टेक्स्ट जो है वो जैन टेक्स्ट है। तो फर्स्ट है नैति पकारना, सेकंड है परिशिष्ट पर्वन, थर्ड है अवधाना शताका और फोर्थ वन इज त्रिशस्ति लक्षणा महापुराना। तो इनमें से हमें बताना नैति पकारना, परिशिष्टा परवान और थर्ड वन इज अद्वान शताका और फोर्थ वन इज त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। इनमें से कौन से जो है वो जैन टेक्स्ट हैं। तो अगर हम बात करते हैं अद्वान शताका की तो वो उन्हें और क्या कहा जाता था, सेंचुरी ऑफ नोबल डीड भी कहा जाता था। वो क्या है, वो मेनली जो है वो एनोथोलॉजी है किसकी, संस्कृत में किसकी, ऑफ वन ऑफ द 100 बुद्धिस्ट लीजेंड्स की जो है वो वहाँ पे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एनोथोलॉजी है या कलेक्शन है बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बुद्धिस्ट का। हमें किसका ढूंढना है, सॉरी ये तो हो गया आपका बुद्धिस्ट का। हमें किसका ढूंढना है, हमें ढूंढना है जैन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका परिष्ठिता वर्मन, जिसे और क्या कहा जाता था, थविरावली चरित्रा भी जिसे कहा जाता था। वो 12th सेंचुरी में संस्कृत महाकाव्य माना गया है, किसके द्वारा, हेमाचंद्र के द्वारा माना गया है। और वो डिटेल है किसकी, डिटेल है हिस्ट्री की, किसकी, डिटेल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्लीस्ट जैन टीचर्स, हिस्ट्री ऑफ द अर्लियर जैन टीचर से की डिटेल्स है। तो ये तो आपका हो गया जैन से रिलेटेड, ये आपका बुद्धिस्ट से रिलेटेड, ये आपका जैन से रिलेटेड। अगला अगर हम देखते हैं महापुराना, और जिसे हम कहते थे त्रिशस्ति लक्षणा महापुराना, वो एक टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट कंपोज बाय आचार्य जीना सेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर। इनके टाइम पे जो था वो एक तरह से जैन लिटरेचर ही माना गया है। तो ये वाला जो होगा त्रिशस्ति लक्षणा महापुराना इज ऑल्सो अ जैन लिटरेचर। लास्ट वन इज नैति पकारना इज द माइथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। जो ये नैति पकारना है ये किसका है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर माना गया है। तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो दो जो है वो बुद्धिस्ट है, वेयर एज दो जो है वो आपके जैन है। कौन कौन से, परिष्ठिता पर्वम और तीसरा कौन सा,
त्रिशास्त्री लक्षणा महापुराणा। तो आपका 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। वेराज जो दोनों बचे हैं वो कौन कौन से हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर माने गए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिस्टोरिकल पर्सन, और साथ ही साथ में किसके लिए वो जाने गए थे, तो आर्यदेवा एज अ जैन स्कॉलर, दिग्नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नथा मुनि वैष्णवा स्कॉलर्स। तो अगर हम देखते हैं आर्यदेवा को, आर्यदेवा जो थे वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर ही माने गए हैं, जिस वजह से आपका फर्स्ट पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से पेयर जो हैं, सॉरी कितने पेयर जो हैं वो आपके करेक्ट है, कौन कौन से नहीं, कितने पेयर जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। तो आर्यदेवा जो थे वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, 3rd सेंचुरी में आए थे और एक डिसाइपल माने गए हैं किसके, नागार्जुना के, और एक सेंट्रल फिगर माने गए हैं एट द टाइम ऑफ मध्यमा का फिलोसफी। उस टाइम पे एक सेंट्रल फिगर भी माने गए हैं। सो आर्यदेवा इज नॉट अ जैन स्कॉलर बट अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। सो ऑप्शन पेयर 1 इज इनकरेक्ट। वहीं अगर हम दिग्नागा की बात करते हैं तो वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर ही है, जिस वजह से आपका सेकेंड वाला पेयर करेक्ट है। दिग्नागा कब पैदा हुए थे, 480 सेंचुरी में, 480 CE में, और डाइट थे 540 में। वो एक बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे, ऑथर थे किसके, परमाना समुख्या के जो थे वो एक तरह से ऑथर भी हैं, और इसका और क्या कहा जाता था, कंपेंडियम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज। और इन्होंने फाउंडेशन इन्होंने फाउंडेशन ले की थी किसकी, बुद्धिस्ट लॉजिक्स की, जो इन्होंने फाउंडेशन ले की थी। तो आपका सेकेंड वाला पेयर करेक्ट है। अगर हम थर्ड पेयर की बात करते हैं, नथा मुनि वैष्णव स्कॉलर ही माने गए हैं, नथा मुनि जो थे आपके वैष्णव स्कॉलर ही माने गए हैं। श्री रत्ना मुनि, और पॉपुलरली नोन एज श्रीमन नथा मुनि, is a Vaishnavi theological who collected and compiled the Nalayani Divya Prabandham. Also, he is the author of the Yogarashya and Nyayatva. मतलब इन शॉर्ट जो ये वाले हैं आर्यदेवा, वो आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, जैन स्कॉलर नहीं है। दिग्नागा जो है वो आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर ही हैं, और अगर हम नथा मुनि की बात करते हैं तो वो भी आपके वैष्णवा स्कॉलर ही हैं। तो इनमें से आपके 2 पेयर्स जो है वो करेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट। सो ओनली 2 पेयर्स इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उनमें से कुछ स्टेटमेंट उठाई है, हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है उनके कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड करेक्ट है। और ये आपको PYQ है 2022 में। तो फर्स्ट वन है कि अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। सेकेंड वन इज इफ अ फीमेल स्लेव बॉर्न हर मास्टर अ सन शी विल बी लीगली फ्री। और इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master's son. तो अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखते हैं तो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी कौटिल्य अर्थशास्त्र की। अब मैन कुड बी स्लेव इन 4 वेज, जो आदमी है वो 4 तरह से स्लेव हो सकता है, बाय बर्थ, बाय वॉलंटरी सेलिंग हिमसेल्फ, बाय कैप्चर्ड इन द वॉर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जिस वजह से आपका फर्स्ट तो करेक्ट है कि पर्सन 4 तरह से हो सकता है। किस तरह से, एक तो या तो वो पैदा ही स्लेव के उसमें हुआ, दूसरा या तो वो वॉर में जीता गया हो, या फिर तीसरा कि वो खुद अपनी मर्जी से जो है खुद को बेच रहा हो, मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी सेवा कर रहा है वैसे करके। और जो फोर्थ वन था कि वो एज ए जुडिशियल पनिशमेंट भी जो है वो एक स्लेव हो सकता है। तो हमें यही फर्स्ट स्टेटमेंट में बताना था कि वो स्लेव हो सकता है कि नहीं हो सकता है जुडिशियल पनिशमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इस वजह से करेक्ट हो गई। सेकेंडली वो बात करते हैं, इफ़ अ फीमेल स्लेव गेव अ बर्थ टू हर मास्टर्स चाइल्ड शी वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू बी फ्री। साथ में बात करते हैं कि जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि अगर कोई फीमेल जो थी वो आपको अपने मास्टर को जो है एक सन पैदा करके दे देती है या सन दे देती है तो वो लीगली फ्री मानी जाती है, विच इज़ करेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। थर्ड वन अगर हम बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा गया है, इफ़ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। मतलब कि अगर सन किसी फीमेल स्लेव को पैदा होता है तो वो जो सन है उसको एक मास्टर, उसके मास्टर का ही फादर स्टेटस मिलेगा, साथ ही साथ में उसको लीगल स्टेटस मिलेगा, मास्टर के सन होने का उसको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा। जिस वजह से आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, फर्स्ट वन मतलब सारी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। Moving to the next one, which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India are correct?
और ये आपका PYQ है 2022 में। जो साउथ इंडिया लिटरेचर है, संगम लिटरेचर भी जिसे कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हमें बताना है कि कौन कौन सी जो है वो करेक्ट है या कौन सी जो है वो करेक्ट है, एक ही बतानी है। तो फर्स्ट है, संगम पोएम वॉज डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ द मटेरियल कल्चर। सेकेंड, द कल्चर सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नास वर नोन टू द संगम पोएट्स। सेकेंड है, संगम पोएम्स हैज नो रेफरेंस ऑफ द वॉरियर एथिक्स। और थर्ड वन है, संगम लिटरेचर रेफर्स टू द मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अगर हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो संगम लिटरेचर में रेफरेंस दिए गए हैं किस किस के, मटेरियल कल्चर के भी दिए गए हैं, वॉर टैक्टिक्स के भी दिए गए हैं और एथिक्स के भी दिए गए हैं, जिस वजह से आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें बोला कि नहीं दिए गए हैं। इसमें बोला कि डिवॉइड ऑफ द मटेरियल कल्चर, तो ये भी इनकरेक्ट, उसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ में वॉर के बारे में भी बताया गया है। द वर्ना सिस्टम वॉज नॉट प्रैक्टिस बट इट इज़ नोन। उस टाइम पे क्या होता था, संगम लिटरेचर के टाइम पे वर्ना सिस्टम जो था वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, बट वर्ना सिस्टम का क्या कह सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है या लिखा गया है ये संगम लिटरेचर में, वो प्रेजेंट था आपका। वर्ना सिस्टम जो था वो आपका संगम लिटरेचर में प्रेजेंट था, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू द संगम पोएट्स। जो संगम पोएट्स थे उनको सोशल क्लासिफिकेशन जो थी वर्ना की उसके बारे में पता था, ऑल्दो वो उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, क्योंकि इसके जो है अवशेष या कह सकते हैं इसकी जो राइटिंग्स है वो हमें कहाँ फाइंड की गई है, संगम लिटरेचर में हमें इसकी राइटिंग्स मिली है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, भवाभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वरा वर द फेमस। जो भवाभूति है और हस्तिमाला है और क्षेमेश्वरा है वो फेमस क्या थे, तो वो फेमस जो थे, अगर हम इनका मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के थे, अलग अलग लोग थे, इनके बीच का कॉमन ढूंढे तो वो क्या थे। जो अगर भवाभूति की बात करते हैं, भवाभूति जो थे वो फेमस ड्रामिस्ट थे, पोएट थे, स्कॉलर थे। किस सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। और उन्होंने क्या क्या लिखा है, महावीरा चरित्र, मालती माधवा। महावीरा चरित्र में आपका रामा की लाइफ के बारे में लिखा गया है। वही अगर हम मालती माधवा की बात करते हैं तो रोमांस ऑफ मालती एंड माधवा। अगर हम बात करते हैं उत्तर रामा चरित्र तो उसमें डिपिक्ट किया गया है रामास के कॉर्नेशन को, और साथ ही साथ जो उन्होंने अबंडन किया था सीता को और उनके रीयूनियन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो एक पोएट थे, ड्रामिस्ट थे और साथ ही साथ में स्कॉलर भी रहे हैं 8th सेंचुरी के। वहीं अगर हम बात करते हैं हस्तिमाला की तो वो एक जैन पोएट थे। कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सोलंकी रूलर एंड द ऑथर ऑफ द पूर्वा पुराना के जो थे वो ऑथर रहे हैं, और सोलंकी रूलर के टाइम पे वो एक कोर्ट पोएट भी रहे हैं। तो मतलब ये भी पोएट थे और राइटर्स भी थे, क्योंकि उन्होंने ऑथर भी रहे हैं ये। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं क्षेमेश्वरा की तो वो एक कोर्ट पोएट थे, कहाँ पे, माहीपाला ऑफ कनौज में, और ऑथर रहे हैं किसके, दशावत्र चरित्रा के जो थे वो ऑथर रहे हैं। तो मेनली अगर हम इन तीनों की बात करें, कॉमनली जो थे वो पोएट, अगर यहाँ होता तो हम पोएट सेलेक्ट करते, बट ये क्या थे, प्ले राइटर्स भी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम की जो इनकी पोएम्स थी, राइटिंग्स थी, वो एक तरह से प्ले राइट के रूप में ही आई हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Shunga dynasty? और ये आपका PYQ है 2016 में। मतलब जो लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ शुंगा डायनेस्टी, मतलब जो फाउंडर थे ना शुंगा डायनेस्टी के, उनके बेटे की जो लव स्टोरी थी वो इनमें से किस में लिखी गई है, तो वो आपकी लिखी गई है मालविकाग्नि मित्रम। यहाँ मित्रम आएगा, मालविकाग्नि मित्रम में जो है वो इनकी लव स्टोरी लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं मालविकाग्नम मित्रम की, तो वो संस्कृत प्ले है रिटन बाय कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और किस टाइम पे लिखी गई है, किस टाइम के इवेंट के बारे में लिखी गई है, रेन ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा के जो उस टाइम पे उनका जो टाइम पीरियड था उसके बारे में लिखी गई है। मालविकाग्नि मित्रम जो है वो लव स्टोरी सुनाती है किसकी, अग्निमित्रम की, जो शुंगा एम्परर थे, कहाँ पे, विदिशा में जो थे वो एक शुंगा एम्परर रहे हैं, उनकी जो है लव स्टोरी सुनाती है किसके साथ, हैंड मेडन ऑफ द चीफ क्वीन के, हैंड मेडन ऑफ द चीफ क्वीन मतलब उनके पोर्ट्रेट के साथ, जो उनकी पिक्चर के साथ सुनाती है। ही फॉल इन द लव विद द पिक्चर ऑफ द एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल नेम्ड मालविका। वो किसके साथ प्यार में पड़ गए थे, मतलब किसके साथ, उनकी एक पिक्चर थी जो सर्वेंट गर्ल की जिसका नाम था मालविका,
उनके साथ जो उनको प्यार हो गया था, और उन्हीं की लव स्टोरी जो है वो इसमें लिखी गई है। तभी तो इसका नाम है मालविका मित्रम। क्यों? क्योंकि एक तो अग्निमित्रम और ये मालविका, तो इनको रिलेट कर दिया मालविकाग्नि मित्रम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, which one of the following was given classical language status recently? और ये आपका PYQ है 2015 में, मतलब 2015 के आसपास जो था वो किस चीज़ को, किस लैंग्वेज को जो था वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। तो अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे 6 लैंग्वेजेस जो थी वो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस में डिक्लेयर की गई थी। फर्स्ट वन जो थी तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा जो थी वो 2008 में, तेलुगु जो थी वो 2008 में, और मलयालम जो थी वो 2013 में, और उड़िया जो थी वो आपकी 2014 में। तो उस टाइम पे हमें 14 के आसपास का देखते हैं, तो 15 के आसपास का देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उड़िया इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये अगेन से द कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज गुजराती, तेलुगु और कन्नड़ा, और ये आपका PYQ है 2014 में। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी जो है क्लासिकल लैंग्वेज है बाय द गवर्नमेंट, डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। अब आप मुझे 1 मिनट में कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी जो थी, अभी हमने डिस्कस किया कि इनमें से जो कौन कौन सी है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। सो करो जल्दी, फिर मैं बताती हूँ। डन। तो अगर हम बात करते हैं तो वो गुजराती को नहीं मिला, बाकी तेलुगु को मिला है और कन्नड़ा को मिला है। जैसे अगर हम इनका टाइम पीरियड भी दोबारा से देखें तो कन्नड़ा को मिला था 2008 में और तेलुगु को मिला था वो भी 2008 में। सो ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। और ये आपका PYQ है 2014, जो सत्यमेव जयते जो नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था आपका मुंडाका उपनिषद। मुंडाका उपनिषद से जो है वो लिया गया है, और ये एक एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट है, संस्कृत वैदिक टेक्स्ट है, जो किसके अंदर है? अथर्ववेदा के अंदर है। अगर हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो ट्रुथ है अलोन ट्राइम्फ, ट्रुथ अलोन ट्राइम्फ, मतलब जो सत्य है वो अकेला भी जीत जाएगा। और साथ में इसका जो ये किसके नीचे लिखा गया है? एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे। और ये कहाँ से लिया गया है? वो आपका लिया गया है मुंडाका उपनिषद से जो है वो लिया गया है। और ये मोटो जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है। मुंडाका उपनिषद इज द लिस्ट एज नंबर 5 इन द मुक्तिका कैनन ऑफ द 108 उपनिषद ऑफ द हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के जो 108 उपनिषद हैं उसमें से जो मुक्ति का कैनन है उसमें से ये 5वें नंबर पे जो है ये लिखा गया है। तो अगर हम मेनली बात करें तो ये जो है जो ये स्क्रिप्ट है या मोटो है वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। और अगर हम मुंडाका उपनिषद की बात करते हैं तो वो किसके अंदर है? वो आपके अथर्ववेद के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पोएम सुबह आज़ादी। और ये आपका PYQ है 2008 में। सुबह आज़ादी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो आपकी लिखी गई थी फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। और इस फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा अगर हम सुबह आज़ादी की बात करते हैं तो वो एक उर्दू लैंग्वेज पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई थी? फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा कब लिखी गई थी? 1947 में लिखी गई थी। और ये जो पोएम है ये मेनली फेमस थी प्रोज स्टाइल के लिए, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए, साथ ही साथ में डिसअपॉइंटमेंट, एंग्विश, क्रिटिकल एटमॉस्फेयर जो उस टाइम पे चल रहा था। ऑब्वियसली बात है 1947 में चलो आज़ादी मिल गई, बट उसके बाद जो पार्टीशन हुई है वो भी तो हुई है। उस टाइम पे कितनी ज़्यादा आपके दंगे हुए, तो उस टाइम पे कितना क्रिटिकल जो उस टाइम पे रहा होगा उससे रिलेटेड ये सुबह आज़ादी जो है ये लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु रोट द पोएम, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और ये आपका PYQ है 2007 में। इंटीग्रेशन, स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो आपकी लिखी गई है VP मेनन के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह। बहुविवाह किसके द्वारा लिखी गई है? और ये आपका PYQ है 2007 में। बहुविवाह जो आपकी लिखी गई है वो आपकी लिखी गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा।
और अगर आपको याद हो, हमने एशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, जहाँ पे हम रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने किसके खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी काफ़ी कुछ एफर्ट्स लिए थे उन्होंने, मतलब इसको रिफॉर्म, इस प्रथा के खिलाफ उन्होंने लिया था। वेराज अगर हम राजा राम मोहन की बात करते हैं तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट या स्टेप्स उठाए थे, और फिर उसके बाद जो काफ़ी टाइम बाद विलियम बेंटिंग द्वारा इनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया था, और वो सती प्रथा को एज एन इलीगल माना गया था, इलीगल ऑफेंस जो है वो मान लिया गया था उस टाइम पे। तो अगर हम बात करते हैं, ये विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बुक लिखी है, और किस चीज़ में लिखी है, ये एक बंगाली एजुकेटर थे, साथ ही साथ में एक सोशल रिफॉर्मर थे, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, और उन्होंने ये बुक लिखी है बहु विवाह। ये रिलेटेड, मतलब बहु विवाह किससे रिलेटेड है, ये एक तरह से चाइल्ड मैरिज से ही रिलेटेड है। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इन्होंने जो था वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफ़ी स्टेप लिए थे, तो ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मृच्छा कटिका, एन एशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शुद्रास, डील्स विद, और ये आपका PYQ है 2003 में, जो ये है मृच्छा कटिका। मृच्छा कटिका जो है ये इस बुक में जो शुद्रास के बारे में शुद्रास ने लिखी, शुद्राका ने लिखी है, वो किस बारे में लिखी गई है, या उस बुक में क्या है। तो फर्स्ट है द लव अफेयर ऑफ द रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टिजन। सेकेंड है द विक्ट्री ऑफ द चंद्रगुप्ता टू ओवर द शाका कशक्त रापास of the Western India, the military expedition and the exploit of Samudragupta. D. The love affair between a Gupta king and the prince of Kamarupa. तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो बुक है इसमें लिखी गई है, ये एक तरह से संस्कृत प्ले है, और किसके द्वारा लिखी गई है, शुद्राका के द्वारा लिखी गई है, कब, 2nd सेंचुरी BCE में। और ये बुक का मतलब क्या है, इस नाम, मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या है, द क्ले कोट। और ये जो ये बुक है ये मेनली एक लव स्टोरी के बारे में है, एक रिच मर्चेंट, ब्राह्मणा मर्चेंट है जो कि उनके बारे में है, क्या नाम है उनका, चारू दत्ता के बारे में है, और एक कोर्टिजन वसंत सेना के बारे में है, जिनके प्यार के बीच में कौन आ रहा था, शिकारा जो है, वो भी वसंत सेना को चाह रहे थे, और वो फोर्सफुली जो है एज अ थ्रेट थे बीच में, किसके, इन दोनों लवर्स के बीच में। तो ये स्टोरी मेनली एक लव अफेयर है, किस किस के बारे में, अ रिच मर्चेंट विद अ गर्ल डॉटर ऑफ कोर्टसेन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये आपका PYQ है 2003 में। किताब ए नौराज, a collection of songs in the praise of Hindu deities and Muslim saints, were written by Ibrahim Adil Shah too, which is correct। जो इब्राहिम आदिल शाह है उन्होंने किताब नौराज लिखी थी, एक कलेक्शन ऑफ बुक जिसमें 9 रसाज हैं और 59 सॉन्ग्स है, और 17 जो कपलेट है बुक की, ऑफ द बुक रिटन इन द दक्खनी उर्दू, और जो कि किसके द्वारा, किस में लिखी गई है, दक्खनी उर्दू में लिखी गई है, और वो किसने लिखी थी, इन्होंने लिखी थी, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी, और उसका नाम क्या था, किताब नौराज। वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं, अमीर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिक स्टाइल नोन एज कवालीज, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। अमीर खुसरो जो थे वही एक ओरिजिनेटर माने जाते हैं, किसके, इंडिया में कवाली के ओरिजिनेटर माने जाते हैं, जो म्यूज़िक स्टाइल है कवाली का, उसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने फादर ऑफ कवाली भी जो है वो कहा जाता है। तो आपकी दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्र राक्षसा ऑफ विशाखा दत्त हैज़ इट्स सब्जेक्ट्स ऑन, और ये आपका PYQ है 2002 में। मुद्राक्षसा जो है वो विशाखा दत्त की, वो एशियन प्ले है, इंडियन एशियन प्ले है, वो किससे रिलेटेड है, उसका मतलब मेन सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गॉड्स एंड डेमन्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन लॉर्ड। बी, अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ द आर्यन प्रिंस एंड अ ट्राइबल वुमेन। सी, द स्टोरी ऑफ द पावर struggle between two Aryan tribes. D, the court intrigues at the time of the चंद्रगुप्त मौर्य। सो अगर हम इसको देखते हैं, मुद्राक्षसा और जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें मेनली जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पावर है नॉर्थ इंडिया में उसको डिस्क्राइब किया गया है, उनकी जो एंसेंट थी उसको नरेट किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। मतलब उस टाइम के जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट होता था, उनका टेरर होता था नॉर्थ इंडिया में, या उनका जो रीन होता था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो
मुद्राक्षसा जो विशाखादत्ता ने लिखी है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next one, who among us the following Englishman first translated the Bhagavad Gita into English? First जो था भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? और ये आपको PYQ है 2001 में. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्टली जो भगवद गीता को ट्रांसलेट किया गया था तो वो किया गया था सर चार्ल्स विल्किंस ने जो था वो ट्रांसलेट किया था. अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो ये एक इंग्लिश टाइपोग्राफर थे, ओरिएंटलिस्ट थे और फाउंडिंग मेंबर थे किसके? एशियाटिक सोसाइटी के. और इन्होंने जो था उन्होंने सबसे पहले भगवद गीता को इंग्लिश में जो था वो ट्रांसलेट किया था. तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस जो होगा वो इसका आंसर होगा. सो वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. होप जो ये सीरीज़ चल रही है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी. आज हमने एशियंट हिस्ट्री के क्या मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो हैं वो आपके क्वेश्चंस शुरू किए हैं. सो ये PYQs जो है मेनली जो क्या होता था पहले तो ये होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे जो मेन फोकस जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? आर्ट और साथ ही साथ में आर्किटेक्चर पे. इन चीज़ों पे जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे जो है मेन फोकस जा रहा है UPSC का. और यही जो चीज़ें हैं यही हमें समझ लिया था कि हम कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कितने सारे टेम्पल्स है, कितना कुछ है, कैसे पढ़े. तो मेन यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उनको देखो, उनसे देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आ रहा है या आप एशियंट इंडिया में कैसे कैसे पूछ सकते हैं, करंट से रिलेट करो थोड़ा बहुत. तो वो आपको आज मतलब इन सीरीज़ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए. और एशियंट इंडिया का आइडिया ऐसे ही आपको लगेगा. बुक्स कितने की पढ़ लोगे, ये टेम्पल्स कितने की पढ़ लोगे, सारे तो टेम्पल्स बुक में भी नहीं होंगे. तो आपको धीरे धीरे जो है वो आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए. वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. होप जो ये सीरीज़ है वो आपको पसंद आई हो. वेल दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.